नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर, डॉक्टर कैलाश शर्मा जी के साथ में संस्था की जानकारी दे रही हूँ। हमारी संस्था में संजय मादार आए थे, जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया और हमारे बच्चों को हिंदी की जानकारी दी। हाँ, डॉक्टर संजय मादार हैदराबाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के। डॉक्टर संजय मादार अपनी संस्था में आए थे। उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका खुद का जीवन है संघर्ष में रहा है, एक छोटे से गांव से निकल करके, और वो इतना आगे आए हैं। आज पूरे विश्व में हिंदी के कार्यकर्ता के रूप में उनका नाम अंकित है। तो डॉक्टर संजय मादार साहब ने किस पुस्तक का विमोचन किया, आप बताएं, और क्या प्रोग्राम किए थे, कुछ बताएं। उसमें कर्म योगी का किया था और उसमें आहना शर्मा ने नाटक किया था। नाटक किया था, संगीतमय नाटक किया था, और कर्म योगी पुस्तक का विमोचन किया था। कर्म योगी पुस्तक महंत श्री गणेश दास जी महाराज की जीवनी है। तो दर्शकों को बताएं कि कर्म योगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। कर्म योगी महंत श्री गणेश दास जी महाराज। तो वो जो है क्या शिक्षा दे रही है, कैसी रही वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उसका कैसा मतलब जो आगे विस्तार रहा, लोगों ने देखा, प्रशंसा की, उसके बारे में कुछ बताएं, बहुत ज़रूरी है ये बताना। वो सब लोगों को बहुत अच्छी लगी, उसमें काफ़ी लोगों ने काम किया, मंदिर वगैरह का भी दिखाया उसमें। तो वो जो कर्मयोगी ग्राम मैड के इर्द गिर्द का ताना बना है, तो आपने वो मंदिर देखा, महंत श्री गणेशदास जी महाराज जहाँ पर हाँ सेवा पूजा करते थे? हाँ, देखा हुआ है, वो हमारा जाते रहते हैं हम तो वहाँ। श्री सियावर जी का मंदिर है। कैसा लगा आपको वहाँ जाना? बहुत अच्छा था। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, वहाँ की बाणगंगा नदी, वहाँ के घाट और सब खजूरों के पेड़। सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो चलिए, आपका धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर संजय मादार साहब की जो जीवनी है वो देखिए, उन्हीं की जुबानी, उनके संघर्ष की कहानी तो दिखाएं दर्शकों को। या ठीक है, नमस्कार। जब आपकी संस्था आगे चल निकली और इसको परीक्षाओं की मान्यता मिली, गंधर्व मंडल की और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की, तो और कौन कौन थे इसमें जो संगीत सिखाया करते थे, बताएं दर्शकों को। डॉक्टर योजना शर्मा जी आई थी, संगीत सिखाती थी। अच्छा, और फिर डॉक्टर योजना शर्मा जी लंबे समय आपकी संस्था में रही। उनका कैसा व्यवहार था आपके जो सीखने वाले बच्चे थे उनके प्रति? अच्छा था, वो बढ़िया सिखाती थी। और संगीत के अलावा भी वो कोई कार्यक्रम में मदद करती थी क्या आपकी? हाँ, प्रोग्राम वगैरह होते थे तो वही करती थी तैयारी सर। कहाँ प्रोग्राम करते थे आप? रविंद्र मंच पे होते थे। रविंद्र मंच पे होते थे। और उसकी तैयारियों में आप अपनी संस्था के जो लोग थे, बच्चे थे, वो भी सहयोग करते थे क्या? हाँ, सारे ही जाते थे, डांस वगैरह सब होते थे। डांस थे। आपने भी संस्था के कुछ नाटकों में काम किया क्या, कुछ ध्यान हो तो आपको? हाँ, करा था एक बार डांस, नाटक में काम किया। नाटक में क्या रोल था आपका? नाटक में पोस्टमैन के साथ में था मतलब। हाँ, ठीक है। हरिलाल एंड सन्स तपन भट्ट के निर्देशन में हुआ था, और उसमें आपने पोस्टमैन की पत्नी का रोल किया था। और इसके अलावा आपकी संस्था ने बाहर भी कई शिविर लगाए थे, क्योंकि जब 1995 में यहाँ स्थापना हुई, तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमारी टीम श्री गंगानगर गई थी। तब रेणु जी उनके साथ में थी, अध्यक्ष होने के नाते। रजिस्ट्रेशन संस्था का तब नहीं हुआ था। तो वहाँ पर आपने किस तरह का प्रोग्राम किया, बच्चों को किस तरह का
सिखाया संगीत और नाटक में, कुछ बताएं दर्शकों को। वहाँ के बच्चों को सिखाया पहले नाटक वगैरह, फिर उसके बाद में प्रोग्राम किया था हम लोग। प्रोग्राम किया था, उसमें लगभग कितने बच्चे थे जो सीखने वाले थे अंदाजा से? काफ़ी सारे थे, 25-30 हो गए थे। 25-30 थे। और वो जो कार्यक्रम था वो आपका सफल रहा? कुछ आपको आगे बढ़ने का मौका मिला उससे? हाँ, काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा मतलब। और फिर हमने और रेणु जी ने जयपुर में आकर के हमारी संस्था के लिए कार्यक्रम करने शुरू किए। हमने जगह जगह शिविर लगाए और उन शिविरों में हमने बच्चों को संगीत और नाटक का प्रशिक्षण दिया और उनको रविंद्र मंच पर जवाहर कला केंद्र में प्रस्तुतिकरण का मौका दिया। तो ये जो संस्था थी ये संगीत और नाटक के लिए काम कर रही थी, तो इसका समाज को फायदा मिला और क्या मिला, थोड़ा बताएं। बच्चों को अच्छा ही तैयारी करने को मिल गई। ये और जो है, जो सर्टिफिकेट कोर्स आपने कराए गंधर्व मंडल से और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, उसमें लगभग कितने बच्चे परीक्षा देने आते थे अंदाजे से? काफ़ी सारे आते थे मतलब। अच्छा, 100-200? हाँ, इतने तो हो जाते। इतने थे। और जो गुरु लोग थे परीक्षा लेने आते थे बाहर से, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती थी और आपको उनसे क्या सीखने को मिला? वो सारे ही हमारे यहाँ रुकते थे मतलब, अच्छा। यहीं खाना वगैरह खाते थे सब। हाँ, आराम से रहते थे मतलब। खाना आप खुद बनाते थे या बाजार वगैरह से लाते थे? नहीं, बाजार से नहीं, घर में ही बनाते थे। ठीक है। एक और घटना के बारे में बताएं। 4 नवंबर 1998 को त्रिवेणी कला संगम जयपुर द्वारा रविंद्र मंच जयपुर पर एक अंतर्राष्ट्रीय रैली, संगीत रैली निकाली गई थी और वहाँ पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम हुए थे, कई सारे। उसके मुख्य अतिथि थे जयपुर के महाराजा भवानी सिंह जी। जी। तो वो कैसा कार्यक्रम रहा? मंच पर जो कौन कौन बैठे थे? महाराजा भवानी सिंह जी जो जी। थे हम्म। मुख्य अतिथि थे, पंडित विश्वमोहन जी भट्ट थे। तो आपका उसमें क्या स्थान रहा, कहाँ आपका आसन रहा और क्या आपने काम किया उसमें? उसमें सबका खाना पीने का और सबका रुकने का इंतजाम अच्छा किया था मतलब। अच्छा, आपका काफ़ी सहयोग रहा। और जब यह कार्यक्रम हो गया तो इसके कुछ विद्यार्थी हमसे अब तक जुड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सब कुछ अच्छा था मतलब, बढ़िया। बढ़िया था। जब कोरोना आया, विश्वव्यापी बीमारी थी ये, तो हमने संस्था में क्लास लगाना बंद कर दिया था। उसके बाद से हम ऑनलाइन सिखाने लगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था कि हम आज भी जो है बच्चों को, बाहर के लोगों को ऑनलाइन सिखा रहे हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? क्या बच्चों के लिए फायदेमंद है? हाँ, मतलब उनकी क्लास छूटी नहीं, मतलब कंटिन्यू चालू है। अच्छा, ठीक है। और आगे आप क्या करने जा रहे हैं संस्था में? किस तरह से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं? समाज को क्या देंगे हम? समाज को यह है कि बंद नहीं होगा कभी भी, ऑनलाइन चलती रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है। आपने क्या सीखा संस्था की क्लास वगैरह में? मांगीलाल जी गुरु जी ने क्या सिखाया आपको? संगीत, नृत्य या तबला वगैरह, क्या सीखा आपने उनसे? संगीत सिखा। संगीत में गायन? गायन। तो आपको हारमोनियम बजाना भी गुरुजी ने सिखाया? हम्म। अच्छी बात है। तो आप जीवन में क्या मानते हैं कि संगीत जो है हमें संतुष्टि देता है और किस तरह से उपयोगी है, थोड़ा बताएं। संगीत से मन को शांति मिलती है, अच्छा रहता है, मन लगा रहता है इसमें।
अच्छा, आपने बचपन में कभी संगीत के प्रति रुचि रखी क्या? साहित्य या संगीत के प्रति? हिंदी हाँ। साहित्य का आपका बैकग्राउंड रहा है। आपके पिताजी डॉक्टर ईश्वर सिंह जी भाषा विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। तो वहाँ के बारे में बताइए, क्योंकि आपका सहयोग रहा है त्रिवेणी कला संगम में, और आपका जो परिवार है पिछला विवाह से पहले का, उनका बड़ा योगदान है। तो आप बताइए कि आपके पिताजी ने आपको क्या शिक्षा दी? साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन लोग आते थे? कैसा लगता था आपको? हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देते थे। आप लोगों ने हिंदी में कुछ किया विशेष? प्रोग्राम वगैरह करे थे हिंदी में। हिंदी में किस तरह के कविताएं थी या गीत थे? किस तरह के प्रोग्राम आपने दिए? हिंदी में ही करे थे ज़्यादातर। नहीं, हिंदी में ही करेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस तरह के प्रोग्राम थे? कविताएं थी, गीत थी? कविता वगैरह। कविता वगैरह थी। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज की पीढ़ी को संगीत और नाटक के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? भाई बच्चे आराम से सीखते रहें संगीत वगैरह, उनके काम आएगा सब कुछ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी धन्यवाद कि हम दोनों को आपने सुना। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अपने दोनों से ही रह गई, कि कोरोना में जब हम बच्चों को सिखाने लगे, उस समय हमने एक यूट्यूब चैनल की स्थापना की थी, त्रिवेणी कला संगम की। उस यूट्यूब चैनल पर आप भी मेरा साथ दे रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, संगीत, नाटक और साहित्य के बारे में बता रहे हैं। तो वो यूट्यूब चैनल है, उसमें आप हमारी मदद कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं आप? कैसे मदद करते हैं यूट्यूब चैनल पर अभी इन दिनों? उनको गाने वगैरह मतलब भेजते रहते हैं, कविता वगैरह। ठीक है। और आप जो है उनकी पृष्ठभूमि वगैरह जो हम पोस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके आप बताती हैं दर्शकों को, है ना? ठीक है, चलिए, आपका धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम में जिसका नाम है आदाब हैदराबाद, और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर संजय मादार जी, जो कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के विभागाध्यक्ष हैं और प्रोफेसर भी हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं। आज आए हैं अपना समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। सभी दर्शकों को प्रोफेसर संजय मादार का प्रणाम तथा विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दक्षिण भारत से हैं जी, तो हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप प्रॉपरली कहाँ से हैं और किस तरह से आपको रुचि आई इस दिशा में कार्य करने के लिए या पढ़ने के लिए। कुछ अगर आपका प्रेरणा स्रोत रहा हो तो वो हमसे ज़रूर साझा करें। ज़रूर बताऊंगा। मैं मूलतः कर्नाटक राज्य बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक संगरगाली नाम का छोटा सा गांव है, एक ग्राम है, मैं वहाँ से हूँ। और वैसे मेरा गांव आज भी, मैं ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ, और आज भी मेरा गांव बहुत ही छोटा, मतलब लगभग 800 जनसंख्या वाला देश है। अच्छा, सॉरी, जनसंख्या वाला ग्राम है अपना। जी जी। तो मैं हिंदी से कैसे जुड़ा, एक रोचक कहानी है। अच्छा। और कैसे मैं प्रेरित रहा। हाँ। वैसे मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दक्षिण में रहते हुए भी मुझे ज़्यादा भाषाएं सीखने का मौका मिला। खास करके मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। हाँ। प्रादेशिक भाषा मराठी है। अच्छा। मैंने अंग्रेजी में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। हाँ। और स्नातक उत्तर की जो पढ़ाई रही वो मैंने फिर से हिंदी भाषा में की। अच्छा। तो यहाँ पर आरंभिक जो दौर था मेरा, मूल भाषा मराठी थी, लेकिन मैं सबसे पहले हिंदी भाषा के प्रति जो आकर्षित हुआ वो रेडियो के माध्यम से। अच्छा। आज मैं पूरे स्वाभिमान के साथ कहता हूँ कि गांव में टीवी तो बाद में आ गई, लेकिन घरों में रेडियो अवश्य था। जी। तो रेडियो में मैं आज जितना थोड़ा बहुत हिंदी बोलता हूँ, वो मेरे गुरुजन के आशीर्वाद से बोलता हूँ, लेकिन इसका एक श्रेय मैं
रेडियो पर चलने वाला रेडियो जो चैनल है विविध भारती को देना चाहूँगा। अच्छा। ताकि बचपन से मैं विविध भारती को सुनता, अन्य प्रादेशिक कार्यक्रम तो उसमें होते हैं लेकिन विविध भारती के प्रति मेरा ज़्यादा आकर्षण रहा। इसका कारण एक है कि वहाँ जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें उनको चलाने वाले जो उद्घोषक है वो काफी आकर्षक ढंग से उन कार्यक्रम को चलाते हैं। जैसे मैं अक्सर सुनता हूँ फौजी भाइयों के लिए चलने वाला जयमाला कार्यक्रम, या सोते समय जो बेला के फूल, या सुबह के समय में भूले बिसरे गीत। ये जो अलग अलग कार्यक्रम वहाँ पर जो प्रस्तुत होते हैं, जो चलाए जाते हैं, उनके उद्घोषों की जो शैली और आकर्षक हिंदी भाषा को लेकर मैं काफी आकृष्ट रहा। और फिर कॉलेज के जीवन की अगर मैं बात करूं कि हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रति मेरी कैसी रुचि बढ़ी, जब मैंने 2 साल का जो जूनियर कॉलेज पूरा होने के बाद BA फर्स्ट ईयर में प्रवेश किया तो हमारे पाठ्यक्रम में एक कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी पढ़ाने वाले हमारे जो प्राध्यापक थे डॉक्टर राजेंद्र पवार सर जी ने, उन्होंने उस कहानी को इतना आकर्षक ढंग से हमें पढ़ाया था कि समझे कि वो चित्र हमारे सामने खड़ा हो रहा है। अच्छा। उसके साथ साथ एक और एकांकी रही, दीपदान एकांकी, जो राजस्थान के इतिहास को हमारे सामने खड़ा कर देती है कि एक दाई माँ अपने राजवंश को बचाने के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए किस तरह अपने पुत्र चंदन को, चंदन का बलिदान देती है, आहुति दे देती है। तो ये जो एक एकांकी रही और उसके साथ साथ उसने कहा था, ये जो लंबी कहानी थी, इन 2 कहानियों ने मेरे मन में इतनी जगह बनाई कि तब से मैं हिंदी का हो गया और हिंदी ने मुझे अपना लिया। और हम दोनों का संबंध इतना मजबूत हो गया कि पढ़ाई करते करते मैं इस हिंदी के साथ साथ हिंदी को लेकर कब हिंदी के कर्म क्षेत्र में जुड़ गया इसका मुझे पता ही नहीं चला। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं हिंदी के क्षेत्र में कुछ काम कर रहा हूँ। ये मेरा आरंभिक था। जैसे हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर प्रोफेसर लोग भी कहा करते थे कि अगर हम कोई एक क्षेत्र को ले लेते हैं, ठीक है, तो हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाते थे। मतलब उसी में परफेक्ट होना है। आज भी ऐसा ही है। लेकिन हिंदी भाषा को लेकर अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है ना, यूं समझो कि हिंदी की जो भाषा है या हिंदी की पढ़ाई है हमारे जीवन शैली के साथ जुड़ गई है। मतलब एक स्टाइल बन गई है। ऐसा नहीं कि हम ये सीख रहे तो उसी को लेकर चले। जैसे पहले अगर हमें हिंदी भाषा के शिक्षक बनना है तो हम पूरी तरह से या उस समय के जो भी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी रहे होंगे, टीचर लोग रहे होंगे, तो हमें उसे पूरी तरह से उसी रूप में पढ़ते थे। आज नहीं, हम उसी रूप में उसे अपना भी रहे हैं। और मतलब जो आपको सम्मान मिला और क्या कुछ उपाधियां आपने प्राप्त की हैं, संक्षिप्त में आप थोड़ा सा? जी, वैसे अगर कहा जाए तो BA तक की तो मेरी अपनी एक बेसिक डिग्री है। उसके साथ साथ मैंने MA किया है, MPhil किया है, PhD की है, UGC के चलाने वाले एग्जाम नेट पास की है तथा कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट की सेट एग्जाम भी पास की है। अच्छा। उसके साथ साथ मेरे अपने व्यवसाय से जुड़ा जो भी, मतलब व्यवसाय नहीं कह सकते, मतलब अपनी जो रोज की जो सेवा है शिक्षा के क्षेत्र में, अब तक लगभग 16 विद्यार्थियों ने मेरे शोध निर्देशन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। मतलब इतने धन्यवाद। कम उम्र में आपने काफी कुछ हासिल किया है। और अच्छा सर, अगर मैं एक जाते जाते ये कहूँ कि आज के जो विद्यार्थी हैं या जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या जो भविष्य है, उनको अगर आप कुछ संदेश देना चाहें? जी, संदेश तो जरूर देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरी अपनी संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो चिन्ह है, लोगो है, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, एक हृदय हो भारत जननी, एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो। अच्छा। या हिंदी में हम उसको उल्टा भी पढ़े, एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी। जैसे हम अगर अपने इस भारत देश को अपनी माता कह रहे हैं, जननी कह रहे हैं, तो इस जननी की भाषा अपनी हिंदी सिर्फ हम उसको राष्ट्रभाषा न कहकर, न बनाकर, वो हमारी मातृभाषा बने। जी। राष्ट्रभाषा जो हमारी मातृभाषा बने, इस भारत माता की जननी की भाषा मातृभाषा बने, और यही मातृभाषा विश्व भाषा बने। और इस मातृभाषा को, अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को मातृभाषा के साथ पूरे विश्व को ले चलकर हम सभी मिलकर विश्व को हिंदी सिखाएंगे। और हमारे राष्ट्र की जो भाषा है वो सिर्फ
भाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि यह भारत माता की एक बिंदी है और इस बिंदी के आन बान शान के लिए हम डटे रहेंगे। और अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी हिंदी खुद सीखेंगे, सिखाएंगे और विश्व को हिंदी भी सबको साथ लेकर चलने के लिए हम एक सबको सहयोग देंगे। तो ये मेरा अपने विद्यार्थियों के लिए तथा दर्शकों के लिए, हम सभी भाषाओं से प्रेम करेंगे, सभी भाषाओं से प्रेम करेंगे और अपना प्रेम हिंदी के माध्यम से सब पर निचौर कर देंगे और विश्व को हिंदी सिखाएंगे। क्या बात ये है सर, मेरा संदेश है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। तथा आज मुझे मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय प्रसंग रहेगा ये कि मैं अपने जीवन में पहली बार विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दूरदर्शन चैनल में मेरे दर्शकों के सामने आया हूँ। अतः मैं आयोजकों का तथा आपका भी हृदय से आभारी हूँ। पुनः एक बार सबको विश्व हिंदी दिवस की प्रोफेसर संजय की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, सचिव त्रिवेणी कला संगम जयपुर। अभी संस्था परिसर में हम लोग हैं और मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ हमारे संस्था में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय मदार साहब। स्वागत है आपका। ये नाटक है आधुनिक यमलोक। 1997 में राज्यसभा के सदस्य और प्रसिद्ध हास्य कवि बाल कवि बैरागी जी ने इसका संस्था परिसर में मुहूर्त किया था और वर्ष 1997 में इसका पहला मंचन रविंद्र मंच जयपुर पर ही हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था त्रिवेणी कला संगम हमेशा ही नए कलाकारों को, नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और इसी सिलसिले में 1997 में पहली बार नए कलाकारों को लेकर इसका यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया। उसके बाद पूरे देश में इसके लगभग 1.5 दर्जन मंचीय प्रस्तुतिकरण अब तक हो चुके हैं। वहाँ कमाने ऑडिटोरियम दिल्ली, जोधपुर, भरतपुर, बड़ा नगला इटामड़ा, ऐसे कई स्थानों पर हम इसका मंचन कर चुके हैं। और विशेष बात यह है कि आज भी ये इसका जो मंचन है, इसमें ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में नाटक के क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। तो हमारी संस्था का ये प्रयास रहा है कि कला और नाटक के क्षेत्र में नए से नए लोगों को जोड़ा जाए। 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक मालवीय नगर जयपुर में संस्था की ओर से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केवल नाटक ही नहीं, संगीत, नृत्य, नाटक और निर्देशन, लोक कलाएँ, इन सभी का बच्चों को बारीकी से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चों ने लगभग रात के 11-12 बजे तक इसकी रिहर्सल की है और ये सारे ही बच्चे हमारे हैं जो अच्छी स्कूलों में, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीए कर रहा है। और सबसे छोटा तो एक नया प्रयोग इस नाटक में किया गया है कि पहले हमने जब 2004 में इसमें 65 वर्ष के एक जो रिटायर्ड डिप्टी एसपी थे मेघराज जी रामावत जोधपुर के, उनको यमराज की भूमिका में उतारा था। और अब की बार अभिनव सक्सेना जो 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, उनको मुख्य भूमिका में हमने उतारा है। ये काटा बड़ी मैडम इधर ही देख रही है। तू बड़ा डरपोक है रे उपकारी। क्या कर लेंगी बड़ी मैडम, हमारा ईमानदार हैं वे और हम तू तो जानता ही है कि यमराज जी से पहले से ही सेटिंग अपनी धरती पर। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और मैं एक अफसर था, अफसर। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तू बड़ी मैडम से डरता क्यों नहीं। लेकिन भैया, मुझे तो बड़ी मैडम का अभी भी बहुत डर है। तू तो जानता ही है, मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी है, फिर तो मैं भी रावण हो जाऊंगा, रावण। की प्रतिष्ठा उसकी छाया की तरह होती है। जब वो उसके आगे चलती है तो बहुत बड़ी लगती है, पर जब वो उसके पीछे चलती है तो बहुत छोटी लगती है। इसी तरह जिंदगी होती है। मोहब्बत के साथ जियो तो और जीने की इच्छा करती है, और मोहब्बत ना हो तो जिंदगी बड़ी बेरंग लगती है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान पर। शो है सुप्रभात धरती धोरारी और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और मैं हूं आपके साथ प्रणय। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत सुप्रभात धरती धोरारी में। जैसा कि कृतिका ने कहा कि मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जीने में ज़्यादा मज़ा है, और मोहब्बत में समाया जब एक ऐसा इंसान मिले जो साहित्य और संगीत से प्यार करता हो, तो लगता है कि कितना कुछ समाया है इस प्रकृति में। इसी प्रकृति की गोद में जन्मे एक ऐसे इंसान को आज हमने यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया है
जिनकी कलम से जब शब्द निकलकर खिलखिलाए तो नाटक की शक्ल में मिले, जिनकी कलम से निकले हुए शब्द जब उन्होंने अंगड़ाई ली तो वो कहानियों के रूप में मिले, और जिनकी कलम से निकले शब्द जब गुनगुनाए तो वो गीत की शक्ल में हमसे मिले। आइए मिलकर हम स्वागत करें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का। नमस्कार कैलाश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका सुप्रभात धरती धुरारी। नमस्कार सभी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने का। जैसा कि अभी बात करी कि आपका साहित्य का संसार तो बहुत बड़ा है, कहानियों की बात करें, गीत की बात करें, कविताओं की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो इन सब की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई आपकी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी आपने पूछा कि प्रकृति की गोद में मेरा जन्म हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म राजस्थान का मेड गांव है, विराट नगर के पास में, महाभारतकालीन स्थान है। तो मेड है जो कीचक नगरी के नाम से जाना जाता है। जी जी। राजा विराट का सारा कीचक जो थे वो मेड गांव के थे, वहीं मेरा जन्म हुआ। मेड गांव से 1 किलोमीटर पहले बाणगंगा नदी है, वहाँ बहुत घना जंगल है, और सही कहा तो क्या कि जंगल में ही मैं पैदा हुआ और जंगल में ही मेरी परवरिश हुई। अच्छा। गांव में हम लोग नहीं रहे। बाणगंगा नदी के किनारे पे श्री सियावर जी का मंदिर है, मेरे पिताजी वहीं के महंत थे, और वहीं उसी वातावरण में मुझे जन्म लेने का और बचपन बिताने का मौका मिला। तो वहीं से मैं 1 किलोमीटर दूर श्री राम संस्कृत प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में मैं पढ़ने जाता था, और वहीं मैं रहा, प्रकृति की गोद में रहा निश्चय ही। और छोटी आयु में ही मैंने पशु पक्षी खग वृंद सभी ये देखे, पेड़ पौधे सारे देखे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ जन्म लेने का मौका मिला, और वहीं का जो बचपन का जो एक रचा बसा प्रकृति का स्वरूप है वो आज तक भी नहीं निकल पाया मन मस्तिष्क से, और वही मेरे लेखन का मूल है। तो ये जो आपका, आप कह रहे हैं कि आपने जंगल को बहुत करीब से देखा है। जी जी। तो आपका जन्म जंगल के, मतलब गांव आपका जंगल के पास था? जी, मेड गांव है। हाँ। और श्री सियावर जी का मंदिर में 1 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। और हमारा एक मकान है गांव में, तो जन्म शादी ब्याह वगैरह वहीं गांव में करते हैं हम। अच्छा। क्योंकि जंगल में तो सारे लोग आ नहीं सकते, तो हम वहीं जा करके, तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ। और लेकिन उसके बाद में रहना मेरा वहीं था, श्री सियावर जी के मंदिर में, बिल्कुल जंगल में मकान है। 100 बीघा पक्की लगभग जमीन है, उसमें आश्रम बना हुआ, वहीं मेरा जन्म हुआ। और पास में बाणगंगा नदी बाणगंगा नदी बिल्कुल बड़ी ही विशाल पास नदी है कृतिका, आपने अगर देखी हो तो। हम तो जब बच्चे थे तो बाणगंगा नदी में नहाने जाते थे। जी जी जी। और मैं आपको बताऊं, अब याद करते हैं तो वो साहित्य में वही बिखरा पड़ा है। तो क्या है कि गर्मियों के दिन होते थे, स्कूल की छुट्टियां चलती थी, तो खजूरों के बहुत पेड़ है हमारे वहाँ पे। तो गांव के बच्चे आ जाते थे और वहाँ खजूरों में सीटी बजाते थे, तो उसका संकेत ये होता था कि भाई चलो नहाने चलना है। बिल्कुल सही। तो हमारे पिताजी ये कहते थे कि भाई ये जा रहा है और पता नहीं कितनी देर लगेगी, बीमार हो जाए, गर्मी का टाइम है। तो हम पिताजी कहते थे कहाँ जा रहा है, कि मैं वो कोर बीनने जा रहा हूँ। सूखा हुआ गोबर है, अच्छा। कोर बोलते हैं। अच्छा। तो वो कोर क्या है कि आग में ओट देते हैं, और वो खाना वाना बनाने के भी काम में आ जाती है। तो पिताजी खुश होते थे कि ठीक है बीन ला, और हम सारे जने जाते थे। और नदी के अंदर बहुत पानी होता था, 8-8 10-10 फीट गहरा पानी होता था। तो हम उसमें सारे कूद जाते थे, उसमें भैंसें भी पड़ी रहती थी, और उसी में खजूर होती है, लहड़ की बोलते हैं हमारे वहाँ। अच्छा। तो उसको हम डाल देते थे, वो भी खाते रहते थे, और भैंस के ऊपर बैठ गए, पूछ पकड़ के जा रहे हैं। मेरा विरह का इंद्रधनुष उपन्यास है, आगे जाके मैंने पूरा एक अध्याय उसमें लिखा है कि भैंस की पूछ पकड़ के जा रहे हैं, भैंस तैर रही, कितना मजा आ रहा है। ये बचपन की बातें हैं। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं जो सर्जन है आज का, उसके मूल में है। तो वो वातावरण मिला वहाँ पे। प्रकृति के कण कण को जब हमने शब्दों की शक्ल दी तो वो साहित्य बना। जी क्या बात है। और उसको आत्मसात किया है। बिल्कुल। तो हूबहू देखा, लिखा नहीं है, जी। देखा है, उसको प्रकट कर रहे हैं। जी जी जी। तो अभी आपने स्कूल की बात करी थी, तो स्कूलिंग आपकी कैसी रही? वहीं हुई आपके बहुत गांव में? नहीं, मेरी मेड में ही हुई। और उस समय का मैं बताऊं कि जो हमारा मेड है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। संस्कृत के स्कूल आसपास बहुत होते थे, और ऐसे ऐसे गुरुजन मिले हैं। संस्कृत 8वीं तक का मेरा अध्ययन रहा। संस्कृत माध्यम के स्कूल होते थे, प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय। तो वो नींव थी संस्कृत का पठन पाठ, पौराणिक आख्यान। वैसे मेरे पिताजी भी मेहनत थे, तो वो भी सुनाते थे रहते गांव वालों को, और उनसे भी मेरे को मदद मिली। गुरुजन थे जो बहुत ही अच्छा शिक्षण था, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे गणित का हो, इस तरह का जो था वो वहीं गांव में हुआ। और स्कूल में भी खेलते थे, तो
हम क्या, सितोलिया का खेल बहुत प्रसिद्ध था, तो मेरा सितोलिया गीत है वो लिखा है उस पे। अच्छा। और नाटकों में प्रयोग किया है उनका। अच्छा। मेरा कार्यवाहक हलवाई नाटक है, उसका बैकग्राउंड से सितोलिया गीत है। सितोलिया पे आपने गीत लिखा? हाँ। क्या गीत की जो लय बनी ये उसी गांव से निकला है ये लय, या फिर आपने खुद बनाई? असल में मेरे 132 गीत हैं कुल, जो जी। भंडारी गीत हैं जी। वो कुछ गीत लोक धुन से प्रेरित हैं। अच्छा। लेकिन धुन नई है, कथानक नया है। लोकगीत में तो जैसे कुछ एक कहानी सी है और उस पे चलते रहते हैं, वो सदियों से वही चल रहे हैं, उसके लेखक का पता नहीं रहता। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। किसने लिखा है? हाँ, किसने लिखा? लेकिन ये गीत मैंने अपने लिखे हैं, जो घटनाएं थी, चाहे बचपन की थी या ग्रामीण घटनाएं, लगभग 40-45 विषय हैं गाँवों के। अच्छा। उसमें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का कोई भी विषय लगभग छूटा नहीं है। तो चाहे जातिगत आधार पे काम करने का हो, खान पान, रहन सहन, इस तरह के सारे, पढ़ाई, पहले जो सारे, इस पे हर विषय पे गीत है। लोकगीतों की बात करें तो वो जब गीत बनते हैं तो वो बातों बातों में बन जाते हैं लोकगीत, और बातों काम करते करते उनकी धुनें तैयार हो जाती हैं और वो इतनी मकबूल रहती हैं कि वो कभी भूलती नहीं है। वैसी ही धुन में आपको गाने को मिलेगी, वैसी ही सुनने को मिलेगी। बराबर। क्योंकि मेले लगते थे हमारे यहाँ बाणगंगा का मेला लगता था। उसके बाद में गूदड़ी लगती थी। गूदड़ी वो थे 4-5 दिन तक, वैसे छोटी छोटी दुकानों वाले ऐसे बैठ जाते थे। अच्छा। और हमारे श्री सियावर जी का मंदिर पे भी बाणगंगा का मेला लगता था, श्री सियावर हनुमान जी का मेला लगता था जी। तो वहाँ लोग जरूरत की चीजें भी खरीदते थे और सभी लोगों का मिलना जुलना हो जाता था। और वहीं मेलों में ब्याह शादी तय हो जाते थे। जी। अच्छा। मतलब जो कौन कहता है कि जो पुराना समाज था वो प्रेम विवाह के रिश्ते के खिलाफ था, वहाँ मेलों में जाते थे। और मेलों में पहले से ही था बस साल भर में एक बार मेला लगेगा, तो चाहे लड़के लड़कियां और हो, वो जाते थे और उस बहाने मिल भी लेते थे किसी के माध्यम से। और ऐसे वहाँ परिवार वाले भी, देखो मैं बताऊं, समझदार होते थे पुराने लोग, वो उनको दिखा देते थे, दूर से बता देते थे। अच्छा। क्योंकि बाद में तो पर्दा प्रथा थी गांव में, लेकिन वैसे किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को बता देते थे, देख लेते थे। तो ऐसी बात नहीं थी, इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ शादी तय हो जाती थी। शादी तय हो जाती थी गाँव। क्या बात है। बड़े बड़े झगड़े साथ कुछ ऐसे होते थे, गृह क्लेश होते थे, आपस का भाइयों का मनमुटाव होता था। वहीं मेलों के अंदर सब लोग आते थे, सारे मिलते थे, वहीं बैठ के उनको निपटाते थे। क्या बात क्या ये मेले बात वगैरह है। कैसे हमारे मतलब एकता के प्रतीक थे, जो आज खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सारे वहीं हो जाते थे। ये परंपरा तो ये आज पहली नया बार रूप सुनने को मैंने भी मिली। मेलों का आज ही सुना बिल्कुल है। है। और आज भी प्रासंगिक है वो। संयुक्त परिवार और मेले वगैरह आज भी प्रासंगिक है। आज हमारे कितने कोर्ट केस हो रहे हैं, उन पे वकील लोग कहते हैं कि नहीं साहब ठीक है तुम इसको करो, वो मिसगाइड भी करते हैं, मेरे जैसे कई लोग। जी जी जी। लेकिन पहले के लोग, जो पंच फैसला होता था, पंच पटेलों का होता था, तो वो वहीं बैठ के निपटाते थे। तो कैलाश जी, यहाँ तक तो हम आए, मेले तक पहुँचे, लेकिन वापस पीछे चलते हैं। ये बताइए कि लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई? स्कूल से या उसके बाद से? नहीं, स्कूल में शायद 7वीं 8वीं कक्षा में मैं जब पढ़ता था, तो मेरा क्या था कि मैं शांत प्रकृति का व्यक्ति था। लेकिन किसी से कोई विरोध होता था ना, तो मैं न तो लड़ता था, न उससे कुछ करता था, मैं उसके खिलाफ कुछ लिख देता था। अच्छा। कुछ पंक्तियां, और खिसका देता था दूसरे शरारती लोगों को। वो उसको पढ़ पढ़ के सुनाते थे। अच्छा। तो मेरा क्या था कि एक तो किसी के प्रति आक्रोश होता था, वो निकल जाता था। और ये एक मैंने तरीका ढूंढ लिया। तो मैं जब शाहपुरा में गया, मैं 8वीं पास करने के बाद साइंस बायोलॉजी विषय लिया, शाहपुरा है पास में, वहां गया। तो ऐसे ही मेरे किसी से नहीं बनी तो मैं लिख लेता था कभी। तो उसने, एक लड़के ने, मेरी मकान मालकिन थी जी, जड़ी माता जी नाम था। अच्छा। तो उनसे शिकायत करी कि माता जी ये लड़कियां साखियां बना बना के मेरे पे और लोगों के माध्यम से बुलवाता है, खुद तो कहता नहीं कुछ। जी जी जी। तो माता जी ने मेरे को कहा कि बाप कणा से मकान खाली करा लूंगी अगर साखी बनाए तो वो, और छोटी आयु से ही ये मैं लिखने लगा था। तो ये मेरा लिखने का वो आधार है, और वो मेरे जो साथी थे वो मेरे प्रेरक है। मतलब लिखने की शुरुआत भी हुई तो शरारत से हुई। बिल्कुल। असल में आज के बच्चे भी हैं, ऐसा कौन सा बच्चा है कि जो पूरे स्कूल से आने के बाद सारे समय ही पढ़ता रहता है? शरारत नहीं करता हो, ऐसा कोई बच्चा? शरारत है, लेकिन आप उसको रचनात्मक तरीके में डाल दें, चाहे संगीत में, चाहे नाटक में, उसकी हॉबी के मुताबिक उसको डाल देंगे तो वो प्रतिभा बनकर प्रकट होता है। तो ये तो शरारत से लिखने की शुरुआत हुई, ये आगे कैसे बढ़ी? आगे फिर बड़ी ये कि एक प्रकृति बन गई थी कि जो समाज में देखा है जी, उसको आत्मसात किया जी। जो हमारे साथ किसी ने व्यंग और उपहास किए तो उसको चुनौती के रूप में लिया। तो मेरे एक गुरुजी थे
जी। तो मेरा क्या है, थोड़ा सा कि एक क्या बोलते हैं कि माइनस पॉइंट कह सकते हो, मुझे लगा कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। तो मैं क्या है कि उसको इग्नोर करता था। अच्छा। कि कोई लड़ाई झगड़ा करता है या मेरे विचारों का नहीं है तो मैं मिलके उसमें नहीं था, मैं इग्नोर करता था और उसको जैसे नमस्ते भी नहीं करना। तो हालांकि वो गलत है, गुरु है, लेकिन मैं बचपन के जगह बैठ के आपको उत्तर दे रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल सही है। कि एक मेरे गुरुजी थे सत्यनारायण जी शर्मा, पता नहीं उनको क्या खुंदक थी, मैं नमस्ते नहीं करता था क्योंकि वो थोड़ा मेरे को हतोत्साहित करते थे। अच्छा। तो वो ये कहते थे ये लड़का 10वीं पास नहीं कर सकता। अच्छा। तो आज भी मैंने जब शिक्षा की गांव में, पढ़ाई का तो वातावरण था लेकिन परिवार की स्थिति कुछ इस तरह की थी कि मेरे भाई ज़्यादा नहीं पढ़े और पिताजी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन और बाद में जाके मैं 9वीं पास करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं कलकत्ता के एक सेठ जी कैंटीन में काम करने चला गया। तो वहीं मेरे को वही कैंटीन में कप प्लेट धोने का और ये सारा काम करना पड़ा। तो वहां फिर मन विद्रोह कर बैठा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। किसी चीज के नजदीक हम रहते हैं तो उसकी महत्ता का पता नहीं रहता, लेकिन जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो उसकी एक एक चीज हमें याद आती है। बहुत सही। तो मुझे लगा ये सत्य है, जीवन का सत्य है, चाहे पारिवारिक है हमारा, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे हमारे दोस्त हैं, जब हम उनसे दूर होते हैं तो उनकी महत्व का पता लगता है। बहुत सही कहा। तो जब मैं शिक्षा से दूर हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने सेठ जी को कहा कि साहब मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा, पढ़ूंगा। तो एक तो चांटा लगा कि अभी तेरे को पढ़ाई करवाता। अच्छा। काम कर। तो मैंने तो खाना पीना छोड़ के और भूख हड़ताल कर दी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे भेजा और फिर मैंने वापस, पिताजी का डर लगता था, तो मैंने बाद में प्राइवेट 10वीं के फार्म भरे, साइंस बायोलॉजी छोड़ दी, लेकिन मेरी हिंदी में रुचि थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी कहते थे कि तुम्हारे बड़े भाई को शास्त्री बनाना मैं चाहता था, लेकिन वो गलत लाइन में निकल गया। मेरी मन को बहुत ठेस पहुंची। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, पिताजी को कैसे खुश करूं। वो तो नौकरी में से भी आ गया तो डांटेंगे, तेरे तू जिंदगी में सफल ही नहीं हो सकता, जहां भेजा वहीं से वापस आ गया। तो मैंने फिर प्राइवेट फार्म भरा जयपुर में पोदार स्कूल से। तो उसमें एक तो नागरिक शास्त्र ले लिया, एक अर्थशास्त्र ले लिया, 2 तो पिताजी की मर्जी के ले लिए। मैं नहीं समझता था शास्त्र क्या होता है। तो उसकी कलकत्ता से फिर आप जयपुर आ गए? हाँ, कलकत्ता से जयपुर आया और गांव जाने के बजाय डर के मारे यहीं रह गया। मेरी बहन रहती थी। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और हिंदी मेरा प्रिय विषय था, वो ले लिया प्राइवेट। तो मैं नहीं जानता था शास्त्र क्या होता है। मैंने कहा पिताजी शास्त्री बनाना चाहते थे बड़े भाई को, तो वो तो नहीं बन पाया, मैं शास्त्र विषय लेता हूँ, नागरिक शास्त्र, शास्त्री बन के दिखा। बाद में मैं गया, वो बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है। तो मैं वहाँ रहट चलाता था। उन्होंने कहा तुम्हारी तकदीर में है ही नहीं, कहीं सेट नहीं होते, चलो रहट चलाओ। तो मैं रहट चलाता था। रहट 2 जो पानी के डिब्बे से था, वो निकालता था, पानी निकालता था, उसको मैं चलाता रहता था। तो बाद में प्रकृति देखी, खेती होती थी, पानी निकल रहा है, वो सारा। तो मेरे गांव के एक डॉक्टर गोविंद राम जी वर्मा है जी, वो कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, विभागाध्यक्ष भी रहे राजस्थान विश्वविद्यालय में। अच्छा। वो मेरे पिताजी के पास जाते रहते थे। उन्होंने कहा वो लड़का क्या कर रहा है, कुछ नहीं, नालायक है, काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, रहट चलाने पे लगा दिया। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा बुलाओ। उन्होंने मेरे को बुलाया, कहा कि आप मेरे पास आना जयपुर में, मैं कॉमर्स कॉलेज में हूँ, तो मैं आकर के आगे आपको रास्ता बताएंगे। तो फिर मैं आगे आया उनके पास, और उनके पास जाने के बजाय मैं दरबार स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मैंने तो वही मेरे हिंदी वही ले ली। अच्छा। उनके पास नहीं गया। जी, अच्छा। फिर मैंने वहाँ टॉप किया स्कूल में। क्या बात है। और हिंदी विषय क्षेत्र में व्यावसायिक का पत्रिका है कॉलेज की स्मारिका, उसमें मेरी एक कहानी और एक कविता प्रकाशित हुई, उससे मेरे को प्रोत्साहन मिला। क्या वो आपको पहली थी? हाँ, जो पहली पहली थी। और मैंने मेरे पिताजी को बताई, उपकार का बदला एक कहानी लिखी जो मेरे अभी ओवरकोट संग्रह में है, वो मेरे पिताजी को बताई मैंने। तो वो मेरे को बहुत प्रोत्साहन करते थे। मैं हिंदी में गलतियां करता था तो मेरे को बताते थे मात्राओं संबंधी की ये त्रुटि है। अच्छा अच्छा। और बचपन में मेरे पिताजी को क्या था, मैं जब बचपन में था तो मेरे पिताजी वहाँ एक चौपाल सी लगाया करते थे, उनके सैकड़ों शिष्य थे। तो वो आते थे और शनिवार और मंगलवार को वहाँ भजन होते थे। तो मैं छोटे बच्चे थे हम, तो उन भजनियों को चाय पिलाया करते थे रामजारी में। अच्छा। रामजारी में से लाला के उंडेल के। तो वो मेरा आत्मसात करने का समय था। तो संगीत के प्रति शौक मेरे को वहीं से हुआ। अच्छा। और जो मैंने 131 कुल गीत लिखे हैं, उन पे राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से PhD हुई है 2013 में, प्रोफेसर माया रानी टाक के निर्देशन में सुधीर माथुर जी ने की है।
कृतिका, ये जो क्या लय है ना, बात ये है। लय गांव में अगर हम जाएं जी। तो जहाँ बैलगाड़ी चलती है या भैंसें जा रही हैं एक साथ या खेतों में घूम रहे हैं, बिल्कुल। उसमें भी अपना अपने एक लय है। बराबर, और कैलाश जी, इस समय अगर स्क्रीन पे देखें तो देखिए मैड़ विराट आंचल के नव सृजित ढूंढाड़ी गीतों का सांगीतिक जी विश्लेषण। जी जी, ये मेरे 132 गीत हैं जी। तो उन पे प्रोफेसर माया रानी टाक हैं। अभी अभी बताया आपने। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सुधीर माथुर जी, रामलाल जी माथुर जवाहर कला केंद्र के पूर्व निदेशक के सुपुत्र हैं, कला भारती अलवर के निदेशक हैं। जी। 2012 में उन्होंने पीएचडी करवाई है। अच्छा, और मैं बताऊं कि मैंने नाटकों में मेरे इन गीतों का प्रयोग किया है। अरे वाह, क्या तो बात है। रविंद्र मंच पे माया जी को मैंने मुख्य अतिथि बुलाया था। जी, तो उस पे जाके, ये मेरे नाटक है, नाट्य साहित्य 22 नाटक हैं। जी जी और इनमें नई प्रतिभाओं को मैंने मौका दिया है। जी जी। नई प्रतिभाओं में जैसे सूफी सैयद अभी है, हाँ। जो ले गया सद्दाम की हीरोइन थी। जी। उन्होंने 2007 में मेरे नाटक मन चंगा तो कठौती में गंगा और कार्यवाही हलवाई के माध्यम से प्रवेश किया और वो बहुत नाम किया उसने। इसमें कितने इस नाटक 22 नाटक 22 नाटक हैं और अच्छे आधुनिक हम लोग नाटक है उसके तो लगभग 20-25 शो हो गए हैं। दिल्ली में, जोधपुर में, पूरे देश में शो हुए हैं। और बालकवी बैरागी जी ने उसका मुहूर्त किया था। अच्छा 1997 में। क्या बात तो 22 नाटक है और बहुत नए प्रयोग किए हैं। देखिए इसमें नीचे हमने नाम देखा त्रिवेणी कला संगम, उस बारे में हम बात करेंगे जरूर। जी, अभी करना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल। ये 2008 में सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एमफिल हुआ। नाटककार कैलाश चंद्र शर्मा पे जोगेश से एक लड़का है। जी जी। वहीं पे डॉक्टर जोगेश हो गया अभी ये। अच्छा। मैं शाहजहाँपुर में पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी में था। तब ये मेरे पास आए, गाइड ने कह दिया भैया किताबों में कुछ नहीं मिलेगा, बोरी बिस्तर बांध के वहीं चला जा। और जोगेश जी रात के 10-10, 11-11 बजे तक कहते हैं गुरुजी थोड़ा सा तो और बता दो। और मैंने बताया और ये मेरे का सब कुछ लिख के ले गए। मेरे को ये थीसिस देने शाहजहाँपुर आए। मैंने कहा डाक से भेज देते कि नहीं, आपका आशीर्वाद लेना है। तो बहुत बड़ा। फिर जोगेश जी ने एक और हम देख सकते हैं आपका उपन्यास विरह का इंद्रधनुष उपन्यास है। इस पे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में अभी 2013 में डॉक्टर राम संजय पांडे ने पिंकी रानी दीक्षित को एमफिल करवाई है। और मैं आपको बताऊं कि विरह का इंद्रधनुष उपन्यास यथार्थ घटनाओं पर आधारित है। अच्छा। और इसका मराठी में भी अनुवाद हो चुका है विरह के नाम से। अच्छा। छोटी सी पुस्तक है, कोल्हापुर से छपी है ये। क्या बात है। और भोर एक जगह पुणे से 60 किलोमीटर दूर। जी। तो वहाँ के लोगों ने अनुवाद करवाया है, प्रोफेसर साईनाथ ने। अच्छा। और मेरा बहुत बड़ा स्वागत किया है मराठी लोगों ने, मैं कभी नहीं भूल सकता। एक और देखिए पुस्तक हम देख पा रहे हैं, कर्म पथ। ये रेणुका इसरानी जी हैं, बहुत जानी मानी हस्ती हैं। पुरानी महाभारत में गांधारी का रोल किया और सबसे पहला धारावाहिक कौन सा था, हम लोग में उषा रानी का किरदार इनका था। तो इन्होंने मेरा उपन्यास पढ़ा अभिव्यक्ति, उससे इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका संपूर्ण साहित्य पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा इसका एक ही है, आप संपूर्ण साहित्य पढ़ो भी और इस पे कुछ लोगों से काम कराओ और एक पुस्तक का संपादन कर दो। तो 1.5 साल का ये सूफी सैयद मेरे साथ में है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ले गया सद्दाम की हीरोइन, और नाटक में रविंद्र मंच पे। तो रेणुका इसरानी जी ने 1.5 साल की मेहनत करके ये पुस्तक का संपादन किया। ये मेरी पुस्तक है भारतीय रंगमंच शास्त्र आधुनिक रंगमंच। ये राजस्थान विश्वविद्यालय के मैं नाट्य विभाग में अतिथि संकाय के रूप में जाता था, एमए नाटक का पढ़ाने अवैतनिक रूप से। उस दौरान मुझे लगा कि एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए ऐसी जो रंगमंच के विद्यार्थियों के लिए। तो ये इलाहाबाद में जय भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। जी जी जी। और कई विश्वविद्यालयों में ये सिलेबस में एमए ड्रामा में ये पढ़ाई जा रही है। क्या बात। तो इसमें मैंने वही मेरे गीत और ये लिए हैं। मेरे गीत की बात की और गीत आ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सभी प्रांत जगह को मिला दिया। मेरे गांव की खजूर मिलेंगी। ये लूणवा भादवा है नागौर जिले में, वहाँ की ये ढेकली मिलेगी। पहले पानी ढेकली से खींचते थे। बकरियां हैं, ये भादवा के पास की हैं। और ये मैं ही इसमें मैं लोभ नहीं संवरण कर पाया इसका कि मैं इनका एक परिवार को, किसान परिवार को, मैंने कहा आपके कपड़े दो, मैं भी काटता हूँ आपके साथ। किसी न किसी रूप में आदमी अपने आप को महसूस करता है जुड़ा हुआ रहता। एक और गांव का हम देख सकते हैं। मेरे संपूर्ण साहित्य पे 53 लोगों ने शोध आलेख लिखे हैं। 53 विद्वान पूरे देश के। और ये जयपुर के पास में सिवार जगह है, वहाँ गोपाल जी जाट हैं, उनके घर का ये दृश्य है वहाँ का। मैंने बनाया कि साहित्य साधना के मूल में मेरा ग्रामीण परिवेश ही है। तो ये मैं वहीं पे खाट पे बैठ गया, जो मेरा
ऐसा भैंस का निकला दूध तुरंत पीने को मिल जाए तो बात ही क्या है। भैंस का निकला दूध है और ये बहुत अच्छा है। ये मेरी शिष्या है। अच्छा। ये जो उन्हीं को मैंने लिया है इसमें असेंबल करके, और ये मेरा साहित्य है। जी जी। और ये अभिव्यक्ति उपन्यास है, मेरा पहला उपन्यास। अच्छा। इस पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2009 में दीपिका एक लड़की है, उसने एमफिल किया था और इस पे बहुत बड़ा काम हुआ। सबसे ज्यादा काम अभिव्यक्ति उपन्यास पे हुआ, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में। अच्छा। कि अभिव्यक्ति कोई तो कर देता है और कोई नहीं करता, कोई नहीं कर पाता, और उस अभिव्यक्तिहीन अवस्था में ही आदमी का विकास होता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई अभिव्यक्ति किसी ने, आपके दोस्त ने नहीं करी जी, आप जिंदगी भर उसकी अभिव्यक्ति को तरस रहे हैं और वो आपसे करवा रहा है। बिल्कुल सही, उसको करके बता रहे हैं आप। तरुणाई बहुत अच्छा। ये भी मेरे काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह तरुणाई। कुल 60-62 कविताएं हैं। तो इसमें से भी इसके बाद का मैं सुनाता हूँ आपको, ये बाद में सुनाऊंगा, ये डिस्प्ले हो जाए आपका। उसके बाद में बहुत कुछ है सुनाने को। तरुणाई में ग्रामीण वातावरण की कविताएं हैं। मैं बता रहा हूँ जो छोटी 7वीं 8वीं क्लास से लेकर, ये भी बहुत अच्छी। अबला की मंजिल, ममता पटेल है। अच्छा। आप जो त्रिवेणी कला संगम की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ममता पटेल त्रिवेणी कला संगम की संयोजक है। वालिंगफोर्ड में एक शाखा है हमारी, न्यूयॉर्क में 2 शाखा है। ममता पटेल भरतनाट्यम की डांसर है और अखिल भारतीय गांधर्व कर्मयोगी। ये मेरे गुरु की जीवनी है, महेंद्र श्री गणेश दास की। अच्छा। उनकी जीवनी है और इस पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्या बात अभी है, एक महाकाव्य लिखने की परिकल्पना की है। पता नहीं इस जीवन में पूरा हो गया नहीं। नहीं अवश्य बिल्कुल होगा। एक सर्ग पूरा हुआ है और उसमें प्रकृति का चित्रण है। कर्मयोगी जीवनी पूरी उसमें महाकाव्य में डाल रहा हूँ। जी जी जी। तो ये मेड़ गांव का और ये आश्रम सियावर जी का मंदिर है। और आपके यहीं पे भी एक मेरी लाडो पढ़ेगी एक नाटक यहाँ से प्रसारित हो चुका 5 फरवरी 2011 को। इसमें यहीं स्टूडियो में ये पूरा का पूरा एक मंच बनाया, दूरदर्शन राजस्थान से। हाँ, यहीं पे इसी जगह पे एक सियावर जी का मंदिर में मेला लगता था, उसका पूरा एक सेट बना है। जीवंत ये सेट। क्या बात है, क्या बात है। ये चेहरे खरे खोटे मेरा कहानी संग्रह अबला की मंजिल जी, उसमें 11 कहानियां हैं। अबला की मंजिल देखा आपने तो उसमें एक कहानी है चेहरे असली नकली। अच्छा। तो उनको मराठी में भाई लोगों को ये पसंद आई कि नहीं इसका टाइटल ये देंगे हम। चेहरे खरे कहानी ज्यादा अपील करती थी मुझे। अबला की मंजिल करती थी। अच्छा। क्योंकि अपने लिखे हुए को तो आदमी खुद खूब पसंद करता। मूल लेखक कैलाश चंद्र शर्मा और ये शायद उत्तम सदाकाल ने किया है, नहीं प्रीति गायकवाड़ ने इसका अनुवाद किया है जी। और ये कोल्हापुर से छपी है। तो 11 कहानियां हैं उसमें अबला की मंजिल में। उस पे भी हो चुका है शोध। ये मेरा उपन्यास अभी मैंने बताया विरह का इंद्रधनुष। तो बहुत अच्छा उपन्यास है। वो जीवन की यथार्थ की घटनाएं हैं उसमें। अच्छा। और उसका ये इस विरह के नाम से इसका मराठी में अनुवाद हुआ है। और महाराष्ट्र के लोगों ने मेरे साहित्य को बहुत स्वीकारा है, मन से स्वीकारा है। अच्छा। संपूर्ण साहित्य का, चाहे नाट्य का हो और चाहे और हो, संपूर्ण साहित्य का मराठी में अनुवाद हो रहा है। वो लग रहा है विरह को देखकर और वो चेहरे खरे खोटे की जो टाइटल को देखकर लग रहा है। परिकल्पना इतनी देखिए, इसको हम लोग हिंदी वाले इतना नहीं आत्मसात कर सके और उन्होंने इसको पूरा मतलब जी पढ़ा। भाण भाई देखो काम करी रे, अरठ चल रे, चर्चियों बोले रे। बहुत बढ़िया कैलाश जी, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कृतिका कि मैं तो बस कैलाश जी के संग गाँव जाऊंगा और वहाँ की दिन दुनिया में खो जाए। लेकिन मैं आपको आपकी इच्छा वो मैं बता देता हूँ, पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपके यहाँ दूरदर्शन से कल्याणी धारावाहिक आता था। जी बिल्कुल। तो उनको इतना पसंद आया कि नहीं इस कल्याणी का एक धारावाहिक मेड़ में ही हम शूट करके लाएंगे। अच्छा। तो यहाँ से पूरी टीम बैठ गई थी। जी, और कल्याणी धारावाहिक का एक एपिसोड मेरे खेत पे ही वहाँ शूट हुआ है। और वो एक बार नहीं अनेक बार इन्होंने प्रसारित किया। अच्छा। तो कैलाश जी त्रिवेणी कला संगम पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि नाटक में रुचि कहाँ से पैदा हुई? बड़ी अच्छी बात है जी। आप लोग भी सोचोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता जी। हमारे गांव में रामलीला होती थी। अच्छा। गांव में शायद आज भी होती हैं कई गांव में। शहर में भी हम देख पाते हैं, शहर में भी होते हैं। थोड़ा सा रूप उसका बदल गया लेकिन रामलीला तो है। लेकिन गाँव में क्या था कि स्वैच्छिक मंडलियां होती थी, उसमें हर लोग पार्ट करते थे। रावण का ये करेगा, दशरथ का ये करेगा, ऐसे बटे हुए थे और वही करते थे हर साल। तो मैं भी जाता था, बहुत शौक था। और उसके बाद में नाटक होते थे 4-5 दिन तक, बाहर की मंडलियां। तो नाटक भी देखता था मैं। तो उसमें सबको रोल मिल गया, मैं छोटा था तो मेरे को रोल नहीं मिला नाटक में। रामलीला में, नाटक में नहीं, रामलीला में। तो मैंने कहा यार मैं तो इतने सालों से आ रहा हूँ
अबे अगली बार मिलेगा, अगली बार मिलेगा, मेरे भाई भाइयों को मिल गया। जी। तो मैंने कहा मैं तो लफड़ा खड़ा करूंगा, या तो मेरे को नाटक में रोल दो। तो उन्होंने कहा कि भाई और तो कोई नहीं है, उन्होंने से ये बच्चा है जो मतलब झंझट पैदा करेगा, अभी हमारा ये काम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चल तेरे को बंदर का रोल देते। अच्छा। हाँ। तो मेरे को बंदर, मैंने कहा ठीक है यार, रोल तो रोल है, कला तो कला है, एक प्रवेश तो हुआ अपना। सही बात है। हाँ। मैंने ठीक है साहब बंदर का करेंगे। तो राम जी की सेना बैठी थी, उसमें से हम एक एक तो लकड़ी ले ली और ऐसे बैठे, एक टांग को यूं करके ऐसे बंदर की तरह बैठे लकड़ी लेकर। अच्छा अच्छा। अब क्या हुआ कि मेरे को नीचे का पहनने का तो मिल गया, नेक कर तो, अब वो कमीज नहीं मिली मेरे को। अच्छा। उन्होंने मेरे को देने के लिए, ओबलाइज करने के लिए कहीं से लाके दे दिया। मैं खुश हो गया। तो मैं कहा ठीक है बंदर है, रोल है अपना बंदर का। मैं बड़ी अकड़ से बैठ गया आराम से। पीछे से एक आदमी ने कहा ए भाया पहला दिन हट। तो मैंने कहा बांदरो सू। हटा तो कैसे, मैं तो बंदर हूँ, कलाकार हूँ। सही बात है। हाँ। तो वहां से मेरे को प्रोत्साहन मिला कि नहीं ठीक है। और फिर हम नाटक भी देखते थे। और उस ऐसे ऐसे जीवंत थे, राजा भर्तृहरि, सरवर नीर, रूप बसंत, है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र, इनके नाटक देखते थे। तो वहीं से मेरे को गांव से ही रुचि हुई। बिल्कुल जीवंत अभिनय करते थे। आप जैसे देखो कृष्ण सुदामा का मिलन बताते तो आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। ये गांव के लोग करते थे। और मैं आज सोचता हूँ, मैं आज नाटक में से कितना ही आगे पहुंच गया हूँ। मैंने पीएचडी की हिंदी साहित्य पे और डिलीट किया मैंने हिंदी मराठी नाटकों का रंग वैशिष्ट। डिलीट बहुत बड़ी उपाधि है और उसमें नया कुछ करना पड़ता है। मैंने मोबाइल अवधारणा उस पे की कि मेरे जैसा नौकरी पेशा आदमी नाटक करना चाहे जयपुर में तो कैसे करेगा। एक महीने का समय तो मैं नहीं दे सकता, बाहर मेरी नौकरी है। तो मैंने मोबाइल अवधारणा, मोबाइल रिहर्सल की अवधारणा एक नई दी और इसमें डिलीट के शोध प्रबंध में नाटक जगत के, नाट्य जगत के जो लोग हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया। और उसको स्वीकार करना मामूली बात नहीं है। आप कोई नई चीज दे रहे हैं या कोई नया गीत बना रहे हैं, नई बंदिश बना रहे हैं, उसको जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी उस क्षेत्र के व्यक्तियों की, कलाकारों की, गुरुओं की, तब तक आप की रचना नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। तो मैंने मोबाइल अवधारणा दिया कि मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। मैं जोधपुर रहा, भरतपुर रहा, कहीं भी मैं रहा, अपनी टीम में तैयार करके लाता था, कुछ लोग यहाँ के लेता था और मैं रविंद्र मंच पे शो लाइव करता था और सफल रहता था मेरा शो। अच्छा। तो आप ये बताइए, और जयपुर में मैं करता हूँ तो टुकड़े कर रखे हैं। मोबाइल अवधारणा आपने खंड खंड करके एक दृश्य कहाँ का ले लिया, दूसरा कहाँ का ले लिया, और बाद में सबको नाटक से 2 घंटे पहले मिला दिया मैंने सबको। अच्छा। और उनकी जगह डमी मैंने किया, कुछ पुरानी सीडी बताई उनको और उनको बताया कि ये पात्र अमुक के सामने आपको ये भूमिका करनी है। ऐसा इनको इंट्रोड्यूस करके और रविंद्र मंच पे 2 घंटा पहले उनको सबको असेंबल करके लाइव करवा दिया मैंने। अच्छा। तो ये नाटक का जो अवधारणा है, तो मैं सोचता हूँ मैंने चाहे कितना ही कर लिया, लेकिन मैं उस योग्य नहीं मानता जो गाँव में आज भी कलाकार कर रहे हैं। उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। अच्छा। उनका जीवन, चाहे संगीत पक्ष देखो, चाहे संवाद अदायगी देखो, चाहे कथानक देखो, और तुरंत ही वो मतलब गांव में तो मेलों में और ये जो है औरतें जो गीत बनाती है ना, तो लोक गीत तो अलग हैं और कुछ तुरंत ही बना देती है। स्वाद कितने आगे बढ़ जाए लेकिन देसी स्वाद को भूला नहीं जा सकता। जैसे एक मेले की बात बताऊं मैं, एक मेले में ब्याई ब्यान का रिश्ता बड़ा संवेदनशील है। बहुत संवेदनशील। जी। तो एक ब्याई था, तो मूछे तो बड़ी थी और बबरी बाल बोलते हैं जो ज्यादा बाल। पहले हमारे जो बड़े आशिकाना टाइप के आदमी थे वो बबरी बाल रखते थे, बाकी तो नाई छोटे छोटे ही करता था। तो एक ब्यान है, नौजवान वो अपने ब्याई को कहती मेले में देख के, ब्याई थारी मूछा बड़ी गजब की बबरी बाल ले बैठा। आप ये देखिए इसमें क्या मतलब तुरंत उसने बना दिया। ये लोकगीत है। तो ऐसा ही जो भाव नाटकों में होता था, नाटकों में मेरी रुचि का कारण यही है कि मैंने गाँव के नाटक देखे, नजदीक से देखे, और बाद में मैंने जाके यहाँ रविंद्र मंच जयपुर पे पिछले 3 दशक से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बंदर की भूमिका से फिर अगली भूमिका कहाँ पहुंची? अगली भूमिका ये पहुंची कि नए नाटक लिखता हूँ, उसमें कुछ ग्रामीण थीम लेता हूँ, कुछ नयापन लेता हूँ, आज की समस्याएं लेता हूँ, और मैं अपने विद्यार्थियों के साथ में ऐसे विद्यार्थी लेता हूँ जो ये कहे कि मैंने जिंदगी में नाटक में काम नहीं किया। क्योंकि आप थोड़े सीखे हुए को
सिखाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है, जी जी। है ना, जैसे कच्चे घड़े पे आप मारने बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे सही और नहीं तो वो कहेगा ये नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। उसकी आत्मा कहेगा तो नहीं, लेकिन उसका मन विद्रोह करेगा कि नहीं ये सर ऐसा बता रहे हैं, ऐसा है। और जब उसने अपना एक जो निर्देशक होता है ना, उसके दिमाग में परिकल्पना होती है, चाहे वो नया ही हो निर्देशक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी नाटक की थीम के बारे में उसके दिमाग में कोई कल्पना है, उसको वो ही निकाल सकता है। दूसरा आदमी कहे कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग की वही जानता है। जी। तो मैं अपने बच्चों के साथ में काम करता हूँ और उनके साथ में अभिनय भी करता हूँ, निर्देशन भी करता हूँ, और बच्चे मेरा कहना मानते हैं, नाम कर रहे हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने ग्रामीण परिवेश की विषय वस्तु को मेरे नाटकों में शामिल किया है। बहुत मोती मेड़ के और लड़ी मेड़ की, ये तो 2 नाटक तो पूरे के पूरे गीत के साथ में हैं। अच्छा। और हम मेरे गांव में घुस जाते हैं, एक एक के गीत के माध्यम से उसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, और वो हम बताते चलते हैं। मतलब रविंद्र मंच के अलावा गांव में भी आप जाके नाटक करते हैं? हाँ, गांव में करते हैं। बड़ा नंगला इटामड़ा है बैर भुसावर के पास में, वहाँ एक महीने का शिविर लगाया, वहीं प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन क्या होता है, हम गाँव की तरफ भाग रहे हैं, हिंदुस्तान विदेशों की तरफ भाग रहा है, विदेशी लोग हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं। विदेशी लड़कियां जो भारतीय परिधान पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता का पाठ पढ़ रहे हैं। हम है जो वो पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और ये और घर में कितना समय दे पाते हैं? घर में का एक कारण है जी कि पूरा परिवार ही संगीत और नाटकमय है। अच्छा। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जीवन जो है पूरा परिवार का इसी के लिए समर्पित है। मेरा बेटा अभिषेक और बेटी डॉक्टर काजल, ये दोनों ही त्रिवेणी कला संगम की बात अभी शायद करेंगे, तो नहीं बिल्कुल आप अभी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सब समय थोड़ा कम बच गया है। चलिए देखिए, त्रिवेणी कला संघ की स्थापना हमने, मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ पत्नी रेणु जी ने और मैंने मिलके 1995 में की हमने, गणेश चतुर्थी के दिन। और उसमें अभी आज की तारीख में हम 22 सदस्य हैं जी। और उसकी क्लासेज की अनुमति हमने ली अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई से। पहली क्लास मध्यमा तक की मान्यता मिली 1995 में, और मेरे दोनों बच्चे पहले उसके विद्यार्थी रहे हैं। फिर बाद में बहुत लोग आ गए, जो गिरधारी महाराज हैं, मांगीलाल जी पंवार मेरे गुरु हैं कथक के, वो सिखाने आते थे। तो उन्होंने कहा यार आप पैसे तो मेरे को दे ही रहे हो, आप एक संस्था ही खोल लो, तो औरों का भी भला हो जाएगा इसी पैसे में। फिर संस्था हुई, रजिस्टर्ड हुई सोसाइटी एक्ट में। फिर संगीत नाटक एकेडमी से मान्यता मिली, रविंद्र मंच समिति से मान्यता है, इंदिरा कला संगीत, कई नाटकों का मंचन त्रिवेणी कला संगम उसी का, सभी कुछ हमारा मंचन उसी से है। और संस्था के 22 लोग हैं, जिनमें पंडित विश्वमोहन जी भट्ट आजीवन सदस्य, आशा जोगलेकर जी हैं, परवी जोशी जी की बड़ी बहन है पद्मश्री हैं, विजय कदम हैं, और परिवार भी इसमें आपका शामिल पूरा परिवार है मेरे। तो हमारा तो जीवन ही है जो इसके लिए समर्पित है। क्या बात, जाते भी हैं तो साथ जाते हैं। कैलाश जी, आपकी यात्रा को सुनकर ऐसा लग रहा है कि और बहुत सारी बात की जाए आप इस यात्रा के बारे में, और कविताओं के बारे में, जो आपने उपन्यास लिखे उनके जो रोचक तथ्य हैं उनके बारे में बात की जाए। लेकिन अब समय की थोड़ी पाबंदी है, काफ़ी कुछ बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर कभी बात करेंगे आपसे आपके विषय पर, आपकी साहित्य के बारे में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि इतना लंबा जब सफ़र तय आप करके आए हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं आपको बता दूं कि आने वाली पीढ़ी का, कई लोग कहते हैं ना कि ये पीढ़ी ये नहीं कर रही, ये नहीं करना चाहती, कल्चर को भूल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जी। आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि त्रिवेणी कैसेट में ऋचा पंत जो देहरादून की है, उसने मेरे ढूंढाड़ी गीत गाए, न जो तो ढूंढाड़ी समझ सकती है और न गा सकती है। लेकिन उसने जब इन गीतों को गाया तो अंदर से घुस के उसकी आत्मा को पकड़ करके वो सारी चीज निकाल के दे दी। क्या बात है। और मेरे जो नाटकों में काम कर रहे हैं, तो जयपुर के और कहीं के भी जो पब्लिक स्कूल की लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, जो हायर प्रोफाइल के हैं, गांव देखत नहीं उन्होंने, वो काम कर रहे हैं मेरे नाटक। आज की सुबह फिर आपकी कैसी रही सुप्रभात धरती धुरारी की? बहुत अच्छा मुझे लगा कि मुझे एक बहुत बड़ा मंच मिला है और मैं अपनी बात कह सका हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे और मौका देंगे। और आज की पीढ़ी को मैं ये देता हूँ संदेश कि वो हमारी संस्कृति को कभी नहीं भूलें। जो जीवन का रस है सच्चा, वो हमारी संस्कृति में है, उसका रसास्वादन करें और ये हम किसी से पीछे नहीं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश चंद्र शर्मा जी, आपका यहाँ सुप्रभात धरती धुरारी में आने के लिए। आपने जो कीमती वक्त हमारे नाम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी।
चलना चाहेंगे सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच से, इजाजत दीजिए प्रणय को। और